ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण अधिवासों के निर्माण हेतु जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये इस अधिवासों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उसी क्रम में ये पहला वीडियो है और इसमें हम मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की जो ग्रामीण अधिवास है और उन ग्रामीण अधिवासों के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, विशेष रूप से हम इस वीडियो में पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण अधिवासों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री का अध्ययन करेंगे। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ ये रंग बिरंगा राजस्थान जिसे हम कहते हैं रंगीला राजस्थान, जिस तरह से इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता पाई जाती है, इसी तरीके से राजस्थान में अधिवासों के निर्माण में भी जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है उसमें भी पर्याप्त विविधता पाई जाती है। और ये सामग्री मुख्य रूप से वहाँ उपलब्ध स्थानीय जो उपलब्धता है उसी के अनुसार ही अधिवासों के निर्माण में ये सामग्री प्रयुक्त की जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि अधिकांशतः जो राजस्थान की पॉपुलेशन है वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण अधिवासों के निर्माण में विभिन्न प्रकार की जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रम में हम सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान में मकान या भवन या घरों के निर्माण के लिए जो जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान जिसे हम थार मरुस्थल भी कहते हैं, और थार मरुस्थल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का एक ऐसा मात्र मरुस्थल है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो विश्व में सर्वाधिक है। लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार इस थार मरुस्थल की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये लगभग 175 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के आसपास में है, जबकि विश्व के अन्य जो उष्ण मरुस्थलीय भूभाग हैं वहाँ की जो औसत पॉपुलेशन डेंसिटी है वह 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब थार मरुस्थल में जनसंख्या का घनत्व विश्व के अन्य थार मरुस्थलों की तुलना में अधिक है तो निश्चित रूप से यहाँ अधिवासों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है ये भी काफ़ी इसमें विविधता पाई जाती है, स्थानीय विविधता पाई जाती है। और पश्चिमी जो थार का मरुस्थल है, ये थार के मरुस्थल में इसका जो क्षेत्रफल भी है वह काफ़ी विस्तृत है। ये राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है और इसका जो राजस्थान के जो 12 जिलों का कुल क्षेत्रफल है ये लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग है। जबकि इस भाग में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या है यह निवास करती है। और ये जो 40% जनसंख्या निवास करती है ये यहाँ किस प्रकार के अधिवासों का निर्माण करती है, तो निश्चित हम ये जानते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है ये राजस्थान के जो अन्य भूआकृतिक प्रदेश है इनकी तुलना में अधिक है। और इसके अलावा इसकी जो जलवायु है ये उष्ण शुष्क प्रकार की है और यहाँ का जो धरातल है ये पूर्णतः बालू का स्तूपा युक्त है और कहीं कहीं पर चट्टानी मरुस्थलीय भाग भी पाया जाता है जो जैसलमेर और बाड़मेर के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। चट्टानी मरुस्थलीय भाग है। ये जो समस्त यहाँ की थार मरुस्थल की विशेषताएं हैं ये विशेषताएं कहीं न कहीं यहाँ के ग्रामीण अधिवासों के निर्माण को प्रभावित करती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ग्रामीण अधिवासों के निर्माण के लिए यहाँ जो उपलब्ध स्थानीय संसाधन हैं उनका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और मुख्य रूप से गांवों में जो आवास बनाए जाते हैं वे मुख्यतः घास, खींफ, खेजड़ी, केर, जाल की टहनियाँ और मिट्टी की ईंटें, जो कच्ची ईंटें हैं मुख्य रूप से, इनको मिला करके घर बनाए जाते हैं।
मिट्टी एवं घास फूस से निर्मित जो गोलाकार दीवार और शंक्वाकार छतनुमा जो आवास होता है उसे हम झोंपा या झोंपड़ा कहते हैं। ये मुख्यतः जो झोंपा या झोंपड़ा है इसकी खासियत ये है कि इसकी जो आकृति होती है, इसकी दीवार होती है, ये कच्ची होती है और गोलाकार होती है। और इसके अलावा इसमें इसके निर्माण में जो स्थानीय स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिसमें मिट्टी है, घास फूस है, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो ऊपरी भाग होता है वह शंक्वाकार होता है, इसे हम झोंपड़ा कहते हैं। और राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये लगभग हर क्षेत्र में इस प्रकार के आवास है वो खेतों में मिल जाएंगे। और ये अधिवास एक जगह न होकर के पश्चिमी राजस्थान के हर इलाके में बिखरे हुए मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इन स्थानीय जो हमने मिट्टी, घास फूस का इस्तेमाल किया है, खेजड़ी, खींफ, केर, जाल की टहनियों का, इसके अलावा यहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो पत्थर उपलब्ध है, इन पत्थरों का इस्तेमाल भी ग्रामीण आदिवासियों के निर्माण में किया जाता है। यदि हम विशेष तौर से बात करें तो जोधपुर में जो प्राप्त होता है सफ़ेद बलुई पत्थर, जैसलमेर में पीला बलुई पत्थर और बीकानेर में लाल बलुई पत्थर, इसका भी यहाँ के लोग स्थानीय स्तर पर आवासों के निर्माण में व्यापक स्तर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा यहाँ के लोग जो स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध पक्की ईंटें हैं, इन ईंटों का इस्तेमाल भी अपने आवासों के निर्माण के लिए पश्चिमी राजस्थान में करते हैं। ये समस्त जो संसाधन है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे पक्की ईंटें हों, और चाहे घास हो, चाहे खींफ हो, चाहे खेजड़ी, केर, जाल, ये इत्यादि जो संसाधन है, ये वहाँ स्थानीय उपलब्धता के अनुसार ही यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण मुख्य रूप से अपने आवासों के निर्माण के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जब ये लोग अपने यहाँ पर आवासों का निर्माण करते हैं तो यहाँ एक खासियत ये होती है कि प्रत्येक गांव में, पहले के ज़माने में यदि हम गांवों की विशेषता देखें और जो राजस्थान के पश्चिमी भाग के जितने भी पुराने गांव हैं वहाँ देखें तो एक प्राचीन काल में, प्राचीन समय में निर्मित एक सार्वजनिक टांका मिलता था। हालांकि वर्तमान में ये एक तरह से इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता इस सार्वजनिक टांके का। प्राचीन समय में इस सार्वजनिक टांके में जो वर्षा से प्राप्त जल है ये एकत्रित किया जाता था और बाद में इसको पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इस तरह का जो टांका है ये पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक घर में मिल जाता है और इस टांके में वर्षा जल का संचयन किया जाता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इस जो पानी है, संचित किया हुआ पानी है, इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है। दरअसल टांका एक अंडरग्राउंड वाटर सोर्स होता है, वाटर रिजर्वर होता है। इसमें मानव द्वारा निर्मित ये एक तरह का भूगर्भिक या भूमिगत जल भंडार होता है और पश्चिमी राजस्थान में प्रत्येक घर में इस तरह का जो टांका है ये मिलना एक सामान्य बात है, जो जमीन के अंदर खोद करके पक्का टांका बनाया जाता है और इसमें वर्षा द्वारा जो जल है उसको संग्रहित किया जाता है और बाद में पूरे साल इस जल का उपयोग है ये पेयजल के रूप में करते हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से जितने भी ग्रामीण अधिवास है ये आपको गांवों के अलावा खेतों में बिखरे हुए भी मिलते हैं और इसकी खासियत ये है कि यहाँ संयुक्त परिवार टूटने पर खेतों में अलग अलग जो टूट करके संयुक्त परिवार टूट करके जो सदस्य अलग होते हैं वे खेतों में अलग अलग मकान बना लेते हैं, जो कालांतर में धीरे धीरे जब ये मकान ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो ये एक बस्ती का रूप धारण करते हैं और इन्हीं छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों को पश्चिमी राजस्थान में ढाणियों के रूप में जाना जाता है। और ये जो ढाणियाँ हैं ये मुख्य रूप से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, नागौर और चूरू इत्यादि जिलों में इस प्रकार की ढाणियाँ सामान्यतः मिल जाती है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में वर्तमान में ग्रामीण आवास में कच्ची सामग्री का इस्तेमाल किया जाता ही है, साथ ही साथ पक्की सामग्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से वर्तमान में
पश्चिमी राजस्थान के जो ग्रामीण अधिवास है इसमें कच्चे और पक्के मकानों का जो मिश्रित स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो समस्त जो पक्के और कच्चे मकान हैं, ये इनका जो होता है निर्माण, ये स्थानीय उपलब्धता के अनुसार जो भी इन्हें पक्की ईंट मिलती है या फिर पत्थर मिलता है या फिर कच्ची ईंटें मिलती है, उनके आधार पर ये लोग अपने आवास का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इस एक हमने विशेष तौर से ये चीज़ देखनी थी कि पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी ग्रामीण बस्तियां हमें दिखाई देती है जो है, उनकी खास विशेषताएं क्या क्या है। यदि हम देखें तो जितनी भी पश्चिमी राजस्थान की जो बस्तियां हैं, ये बस्तियां मुख्य रूप से बिखरी हुई प्रारूप में पाई जाती है, यानी कि ये समस्त जो ग्रामीण बस्तियां हैं ये अमूमन खेतों में बिखरी हुई प्रारूप में ही पाई जाती है। इसकी एक खास विशेषता ये है। और इसके अलावा ये जितने भी घर है उनके निर्माण में जो स्थानीय स्तर पर जो सामग्री उपलब्ध होती है, चाहे वो घास फूस हो, चाहे वो वृक्षों की टहनियाँ हो, चाहे वो पक्की ईंट हो, चाहे वो मिट्टी की कच्ची ईंटें हो, चाहे वो पत्थर हो, ये जो समस्त सामग्री है ये स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के अनुसार ही ये लोग प्रयोग करते हैं और अपने घरों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण बस्तियों की विशेषता है ये है कि यहाँ कच्चे घरों के साथ साथ पक्के घर भी मिलना एक सामान्य सी बात है। इसके अलावा रेतीले टीलों पर झोपड़ियाँ अमूमन मिल जाती है जहाँ किसान समुदाय के लोग हैं वो निवास करते हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की जितनी ग्रामीण बस्तियां हैं या ग्रामीण अधिवास है वहाँ पर सोशल सेग्रेशन यानी कि जातीय पृथक्करण एक सामान्य सी बात है, यानी कि अलग अलग जातियों के लोग एक समूह में गांव के विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं, आसपास में निवास करते हैं। जो वहाँ पर सामाजिक जो जातीय पृथक्करण है उसको आप स्पष्ट रूप से पश्चिमी राजस्थान के गांवों में देख सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में कुछ ऐसी भी जातीय समूह हैं जो अपने पशुओं को चारा उपलब्ध करवाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब राजस्थान में सूखे की स्थिति होती है तब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरित होते रहते हैं। तो चारे की उपलब्धता के अनुसार, यानी कि जिस वर्ष राजस्थान में वर्षा कम होती है और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये पशुपालक परिवार जिसमें सबसे प्रमुख रेबारी समाज है, यह रेबारी समाज चारे या पशुओं के लिए, चारागाह के लिए अपने मूल निवास स्थान को छोड़ करके पलायन कर जाते हैं। लेकिन जब उस क्षेत्र में पर्याप्त बारिश हो जाती है या चारा उपलब्ध हो जाता है तो ये लोग वापस लौट करके भी अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। तो ये सीमित एक तरह का प्रवर्जन है जो सूखा आधारित है, ये भी पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और रेबारी कम्युनिटी इस प्रकार के प्रवर्जन का जो मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा ग्रामीण अधिवास जो पश्चिमी राजस्थान के हैं ये सड़कों के पास तथा पानी की प्राप्ति वाले स्थानों पर आपको बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जितने भी ग्रामीण अधिवास है या जो खेतों में रहने वाले किसान हैं, ये अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए बाड़े का भी निर्माण करते हैं। ये बाड़ा भी एक तरह से अधिवास का ही हिस्सा है जो अपने पालतू पशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह के बाड़ों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अधिवासों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री और साथ ही इन पश्चिमी राजस्थान के जो ग्रामीण अधिवास है इनकी खास विशेषताएं क्या है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।